सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी पिछले कुछ दिनों में कई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये देखने को मिला है कि करप्शन बहुत तेजी के साथ विकराल रूप लेता जा रहा है। और कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटका में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में सबसे ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। आपको याद होगा, छोटे छोटे बच्चे सर पे टोपी लगा के हाथों में तिरंगा लेके सड़कों पे उतरे थे और बड़े पैमाने पे लोगों ने एक मजबूत लोकायुक्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। क्योंकि लोकायुक्त की जांच में अगर कोई चीफ मिनिस्टर रहते हुए जिसके खिलाफ सबसे बड़ी रिपोर्ट आई थी, वो उस समय के पूर्व जस्टिस और लोकायुक्त संतोष हेगड़े जी की रिपोर्ट ने तहलका मचाया था। पूरे कर्नाटक की राजनीति को उसने हिला दिया था। और उस वक्त येदुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के जो बहुत सारे मामले लोकायुक्त के जरिए सामने आए थे, उसको धीरे धीरे फिर दबाने का और उस पर पर्दा डालने का, पानी फेरने का काम किया गया। सिद्धारमैया जी गवर्नमेंट में आए, उन्होंने भी लोकायुक्त के हाथ पांव पूरी तरीके से काट दिए। और तब वो व्यक्ति जो खुद लोकायुक्ता के भ्रष्टाचार में जिसका नाम प्रमुखता से आया था, येदुरप्पा, उन्होंने कहा कि साहब 24 घंटे के अंदर, उनके मैनिफेस्टो में लिखा है बीजेपी के कि 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग लोकायुक्ता कानून फिर से यहाँ पे मजबूत तरीके से लागू करेंगे और सिद्धारमैया ने जो पावर खत्म किया है उसको हम बहाल करने का काम करेंगे। लेकिन आज कई महीने सरकार हो गई, डेढ़ साल के लगभग, और अब तक कोई लोकायुक्ता का कानून यहां पर नहीं बन पाया, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई कर्नाटक के लोगों ने लड़ी थी। सिद्धारमैया जी ने जो पावर को कमजोर किया था लोकायुक्त को, उसको फिर से बहाल करने का काम येदुरप्पा ने नहीं किया। और आपको याद होगा, एक फोन टैपिंग का मामला सामने आया था, उसकी जांच को लेकर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया, किस तरीके से सरकार को गिराने के लिए विधायकों की तोड़फोड़ करी गई, खरीद करी गई, मिनिस्टर्स बनाए गए, उनको लालच दिया गया। वो सारा कुछ खेल हुआ कर्नाटक के अंदर, लेकिन उसमें कहीं कार्रवाई की कोई दूर दूर तक बात नहीं हुई। और उस पर कांग्रेस और जेडीएस दोनों ये पार्टियां आश्चर्यजनक तरीके से खामोश रहीं। इनकी ओर से कोई विरोध नहीं दर्ज कराया गया। ये भी एक बड़ा मसला है कि क्यों आखिर इतने बड़े मामले में, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में, इतने बड़े विधायकों की खरीद फरोख्त और डेमोक्रेसी को कमजोर करने के मामले में कांग्रेस और जेडीएस दोनों खामोश क्यों है। इसके अलावा एक और मामला है, आपको याद होगा कि किसान बिल को लेके बहुत हंगामा हुआ था राज्यसभा के अंदर, और मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि राज्यसभा में जो फार्मर्स का बिल पास किया गया है, वो कम नंबर होने के बावजूद जबरदस्ती, जबरन, ध्वनि मत से, कम नंबर होने के बावजूद वॉइस वोट से उसको राज्यसभा में पास किया गया है। पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। पिछले 2 महीने में 70 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, 70 किसानों की जान जा चुकी है। और इतने बड़े मसले पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खामोश हैं। वो किसानों की मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी मीटिंगें हो रही हैं, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। इसकी वजह यह है कि फार्मर्स जो बिल है, ये तीनों बिल, ये काला कानून जिसको हम लोग कह रहे हैं, इन कानूनों के अंदर इस देश के किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया गया है। इस कानून के हिंदुस्तान में लागू होने के बाद देश के अंदर पूंजीपतियों का कब्जा कृषि के क्षेत्र में हो जाएगा। सस्ते में किसान से अनाज खरीदा जाएगा, गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, मक्का हो, फल हो, सब्जियां हो, उसको बड़े बड़े स्टोरेज में रखा जाएगा।
क्योंकि अब ये लॉ कहता है कि अनलिमिटेड स्टोरेज आप कर सकते हैं। यानी देश के अंदर कालाबाजारी को, देश के अंदर जमाखोरी को मोदी सरकार ने लीगलाइज करने का काम किया है। अब वो बड़े बड़े स्टोरेज के अंदर किसान का अनाज, फल, सब्जियां रखेंगे और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर हमको आपको उसको बेचेंगे। यानी जो अनलिमिटेड स्टोरेज का लॉ है उससे देश के अंदर महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलने वाला है, देश के लोगों की कमर टूटेगी। दूसरा बिल जो है जिसमें एमएसपी और मंडी सिस्टम, ये पूरे देश के अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कुछ राज्यों में तो पहले से ही खत्म है, जहां पर एमएसपी मिलती भी है वो भी सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बुरी तरीके से फ्लॉप कॉन्सेप्ट है और गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने फार्मर्स के ऊपर करोड़ों रुपए का कोर्ट केस कर रखा है। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कि साहब आपने हमारा बीज इस्तेमाल कर लिया। तो आज आजादी के 73 साल के बाद किसानों को फिर से कुछ चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है इन 3 काले कानूनों के माध्यम से। और इसके पीछे कौन से लोग हैं वो छुपा नहीं है। अडानी को 7 सितंबर 2020 7 जून 2020 को 100 एकड़ जमीन स्टोरेज बनाने के लिए हरियाणा में मिलती है। बड़े बड़े स्टोरेज बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन मिलती है और उसके 1 महीने के बाद बगैर पार्लियामेंट बुलाए, बगैर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा किए, बगैर कोई इस बिल पर डिस्कशन किए, बगैर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से कोई बातचीत किए हुए इसको ऑर्डिनेंस के जरिए पास कर दिया जाता है। यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए ये तीनों बिल पास किया गया। अगर ये बिल इतना अच्छा था किसानों के लिए तो पार्लियामेंट में इस पर कोई डिस्कशन क्यों नहीं हुआ। ये तो हुई नेशनल लेवल की बात। लेकिन अगर हम कर्नाटक की बात करें तो जो पार्टी किसानों के लिए अपनी सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती है, जेडीएस, जनता दल सेकुलर यानी देवगौड़ा जी की पार्टी और कुमारस्वामी जी की पार्टी, उसने इस तीनों बिल को असेंबली के अंदर सपोर्ट करके पास कर दिया। यह बहुत बड़ा सवाल है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीएस के एक अलायंस और उनका हर गलत काम में मिला जुला खेल वो भी कहीं ना कहीं सामने उजागर होता है। इन तमाम परिस्थितियों में केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल, 200 यूनिट बिजली फ्री का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल, गवर्नमेंट स्कूल्स को पर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने का मॉडल, वहां स्विमिंग पूल और एथलीट के ग्राउंड बनाने का मॉडल, वहां के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग देने का मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, यानी जो केजरीवाल मॉडल है वो दिल्ली का जो मॉडल है उसको पूरे देश में एक्सेप्टेंस मिल रही है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी का आधार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कर्नाटक के पंचायत चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा तैयारी से हम नहीं लड़े, लेकिन हमें बहुत बड़ी सफलता पंचायत के चुनाव के अंदर कर्नाटक में हमें मिली। महाराष्ट्र में हमारे 105 कैंडिडेट जीते, हिमाचल में हमारे कैंडिडेट जीते, गोवा में हमारे कैंडिडेट जीते। यानी जो ये पंचायत के इलेक्शन है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, इन इलेक्शंस के अंदर हम लोग पूरे देश में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रति और हमारे केजरीवाल और दिल्ली के मॉडल के प्रति लोग अपनी मजबूत आस्था जता रहे हैं और हमें वोट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जिला पंचायत के इलेक्शन, बेंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन, वो इसी सपने और इसी मॉडल के साथ लड़ा जाएगा। बेहतर एजुकेशन का मॉडल, बेहतर हॉस्पिटल का मॉडल, बेहतर स्कूल का मॉडल, जिस मॉडल ने दिल्ली की तकदीर, दिल्ली के लोगों की तकदीर बदली है, उस मॉडल को कर्नाटक के गांव-गांव में भी पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक के अंदर भी आम आदमी पार्टी को एक बड़ा सपोर्ट पंचायत के, जिला पंचायत के इलेक्शन में और तालुका के इलेक्शन में, तालुका पंचायत के इलेक्शन में और म्युनिसिपल इलेक्शन में जरूर मिलेगा। ये हमें उम्मीद और भरोसा है। आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
ठीक है. ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ठीक है. ಓಕೆ. ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कर्नाटका के पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो सफलता मिली है उसके लिए पूरे कर्नाटका की आम आदमी पार्टी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं. दिल्ली के मॉडल पर, केजरीवाल जी के मॉडल पर एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये जो हमारा मॉडल है फ्री देकर लोगों को मजबूत बना के उनको आगे बढ़ाने का ये मॉडल आज पूरे देश के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है. ये हम सबके लिए खुशी की बात है. महाराष्ट्र में भी हमने 105 सीटों पे चुनाव जीता है, हिमाचल में भी जीता है, कर्नाटक में हम अनएक्सपेक्टेड, इतना उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमारा पंचायत इलेक्शन में हुआ है. अभी जो हमारा तालुका पंचायत और जिला पंचायत का इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी पूरे मजबूती के साथ पूरे कर्नाटका के अंदर चुनाव लड़ेगी. इसके साथ साथ करप्शन के जो इश्यूज हैं, जो येदियुरप्पा गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक मजबूत लोकायुक्ता यहाँ पे बनाएंगे, अपने भ्रष्टाचार उजागर ना हो, फोन टैपिंग जैसे कांड उजागर ना हो, एमएलएस की खरीद फरोख्त जैसे भ्रष्टाचार उजागर ना हो, इसकी वजह से लोकायुक्त को मजबूत नहीं किया जा रहा है कर्नाटका के अंदर. और उसकी लड़ाई शुरू से अन्ना आंदोलन से लेके अब तक आम आदमी पार्टी कर्नाटका यूनिट लड़ती रही है और आगे भी हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे. फिर से एक बार सभी को बधाई देते हुए, और पिछले दिनों जो फार्मर्स बिल पे हम लोगों ने देखा कि बीजेपी और जेडीएस किस तरह से इन लोगों ने मिलकर असेंबली के अंदर ये काला कानून, तीनों काला कानून पास किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. देश का किसान पिछले 2 महीने से आंदोलन पर है. 70 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं. जवान बेटा जो सीमा पर अपनी शहादत देता है, किसान जो आंदोलन में अपनी शहादत देता है, उसको भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार आतंकवादी कह रही है, खालिस्तानी कह रही है, उनको गालियां देने का काम कर रही है. इससे ज्यादा एक अन्नदाता के लिए दुखद कुछ भी नहीं हो सकता. आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, हम लोग पूरी मजबूती से, एक एक कार्यकर्ता हमारा किसान भाइयों के साथ शुरुआत से है, था और रहेगा. पार्लियामेंट में भी हमने इस बिल का विरोध किया था, सड़क पर भी करेंगे. कर्नाटक के लिए आगे क्या प्लान है सर? इलेक्शन में कितना सीट लड़ेंगे? कर्नाटका के लिए यहाँ बीच में मनीष सिसोदिया जी भी आए थे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने अनाउंस किया है कि सारी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे. पृथ्वी रेड्डी साहब ने और यहाँ की पूरी टीम ने अपनी तैयारी कर रखी है और मुझे उम्मीद है कि अच्छे कैंडिडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. तालुका और जिला पंचायत में भी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे.